और आपको बता दें 8 बजने वाले और अब से ठीक 15 मिनट बाद किसानों और केंद्र सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत होगी और ये बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि कल जो है छठे दौर की बातचीत होनी है, उससे पहले ये बातचीत है और कल 11 बजे किसान नेताओं के साथ सरकार की बैठक शुरू होगी। कल यानी कि 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, 13 दिन 5 दौर की बातचीत, कल छठे दौर की बातचीत और उससे पहले राकेश टिकैत से लेकर तमाम 13 से 14 किसान नेता वो अमित शाह से जो है मिलने के लिए 8:15 बजे के आसपास बताया जा रहा है। वो मुलाकात 3 कृषि कानूनों पर किसानों ने जो विकल्प सरकार को दिए हैं, यस और नो का है उसमें विकल्प, हाँ या ना करे सरकार। इसमें सरकार किस विकल्प को चुनेगी, मतलब कल किसानों को क्या कहेगी सरकार, हाँ या ना। कल अगर बातचीत बेनतीजा रही तो आगे क्या होगा इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे आखिर आंदोलनकारी और इच्छाधारी आंदोलनकारी में फर्क क्या होता है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। दरअसल आज भारत बंद के दौरान 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले एक तरफ आंदोलनकारी है, शांतिपूर्वक आंदोलन, और दूसरी तरफ इच्छाधारी आंदोलनकारी। समझ रहे हैं अब आप, जिसे आप विध्वंसकारी भी कह सकते हैं, हाथों में डंडे लेकर तोड़फोड़ करते हुए। ये देखिए आप, डंडे लेकर तोड़फोड़ करते हुए, हिंसा करते हुए, आगजनी करते हुए, टायर जलाते हुए, ट्रेन रोकते हुए, ये इच्छाधारी आंदोलनकारी हैं जिनको कहीं पर भी मौका मिलता है ना। देखिए पुलिस के साथ भी हाथापाई। अब ये किसान तो नहीं हो सकते ना, आप समझ रहे हैं, अब ये किसान कतई नहीं हो सकते। और हाथों में झंडे को देखिए और पहचानिए, हम इनको इच्छाधारी आंदोलनकारी क्यों कह रहे हैं। एक तरफ सिंघू बॉर्डर पर हमारे किसान भाई शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, असल आंदोलन है ये, लेकिन किसानों की आड़ लेकर इच्छाधारी आंदोलनकारी कैसे सड़कों पर उतरकर उत्पात कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, गुत्थम गुत्था यहां पर हो रही है, पुलिस वाले के कॉलर तक हाथ पहुंच रहा है, हाथों में डंडे हैं, पार्टी के झंडे हैं। ये विध्वंसकारी है और वो आंदोलनकारी है। इच्छाधारी मतलब आज देशहित में पहचानिए, इच्छी आंदोलनकारी। सड़क पर टायर जलाते आरजेडी और कांग्रेस के नेता, क्या आप इन्हें आंदोलनकारी कहेंगे क्या? ये किसानों को बदनाम करने की कोशिश नहीं है क्या? किसानों के कंधे पर बंदूक रख के क्या अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने की कोशिश नहीं है क्या? एक तरफ टीकरी बॉर्डर पर सैकड़ों किसान हैं जिन्होंने कानून का उल्लंघन किए बिना आंदोलन किया, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ट्रेनें रोकी। जी हां, ये देखिए, ये वो तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रयागराज में ये ट्रेनें रोकी गई। ये हैं इच्छाधारी आंदोलनकारी, ये किसान नहीं है, ये किसानों के वेश में ये आंदोलनकारी कहलाने लायक है, ये विध्वंस कह रही हैं। ऐसी पार्टियां जो हंगामा और तोड़फोड़ और चक्का जाम को भी आंदोलन समझती हैं। इधर ये देखिए आप, आरजेडी ने आगजनी की, रोड जाम किया। अब ये किसान तो नहीं है ना, ये तो किसानों के नाम पर इच्छाधारी आंदोलनकारी काम पर। दिल्ली की ये बुराड़ी की ये तस्वीर से हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, ये प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए, रास्ता जाम किया। ये दरभंगा, तस्वीरों से समझिए आप इच्छाधारी आंदोलनकारियों को कैसे पहचाने। अगर आप समझ रहे हैं कि ये तस्वीरों के जरिए आपके लिए देशहित में समझना चाहिए, इच्छाधारी आंदोलनकारियों को पहचाने कैसे, जिन्हें किसानों से, उनकी मांगों से, एपीएमसी एक्ट से, किसानों की मंडियों से कोई लेना देना नहीं। बस ये इच्छाधारी आंदोलनकारी हैं, जहां जब मौका मिलता है एक मॉडल के तहत ये लोग काम करते हैं और देश में आग लगाने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। हर जगह मौका। अच्छा, बुराड़ी में किसानों ने भारत बंद के समर्थन में अरदास की है, इनको सीखना चाहिए। बुराड़ी में कैसे अरदास की गई है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया। ये इच्छाधारी आंदोलनकारियों को बुराड़ी के आंदोलनकारियों से सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। राजनीतिक दलों ने क्या किया, भारत बंद के समर्थन में हाथापाई पर उतर आए, पुलिस वालों के साथ हाथापाई की, तोड़फोड़ की, जगह जगह टायर जलाए गए, हिंसा की गई, आगजनी की गई, सब कुछ किया गया। आज क्या है भारत बंद, आज क्या है भारत बंद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमृतसर की सड़क पर ये युवा दिव्यांग एक हाथ में किसानों के समर्थन का झंडा लेकर आगे बढ़ा। ना तो इस युवक ने नेताओं की तरह शोर मचाया,
न तोड़फोड़ की। ये शांति के साथ किसानों के भारत बंद में साथ देने आए। आपने ध्यान दिया होगा, एक किसान प्रदर्शनकारी ने दिव्यांग को देखा तो आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया। ये है एक सच्चे आंदोलनकारी का सम्मान। वापस लेना होगा। लेकिन जो लोग इच्छाधारी आंदोलनकारी हो, उन्हें मान सम्मान की चिंता कहां होती है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ तमाशा खड़ा करना होता है, कैमरे में जगह बनानी होती है। अब सवाल है, ये इच्छाधारी आंदोलनकारी कौन है, इनकी पहचान क्या है? तो अब एक एक तस्वीर के जरिए पहले आपको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि इच्छाधारी आंदोलनकारी कैसे होते हैं। बिहार की राजधानी पटना की सड़क पर टायर जलाते आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। प्रदर्शन के नाम पर प्रदूषण फैलाने वाले ऐसे लोग ही इच्छाधारी आंदोलनकारी कहलाते हैं। जहानाबाद में भी इसी प्रजाति के लोग मिले। ये लोग शांति में नहीं, दूसरों को परेशान करने में विश्वास रखते हैं। बैंक बंद नहीं होती भैया, नौकरी तो करनी है ना, निकाले जाएंगे नहीं तो रिपोर्टिंग टाइम हमारी होती है। अच्छा, आप कहाँ जा रही हैं? पाटलिपुत्र। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि एक बीमार महिला अगर रिक्शे में सवार होकर किसी डॉक्टर के पास जा रही है तो उसे रास्ता दिया जाए, न कि रोका जाए। यहां एक बात आप ध्यान में रखिए, आज किसानों ने दिन में 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक भारत बंद अभियान चलाया था। उन्होंने किसी राजनीतिक दल का साथ भी नहीं मांगा था, लेकिन फिर भी कांग्रेस समेत विपक्ष की कई बड़ी पार्टियां किसानों का समर्थन करने सड़क पर आ गई। अब इस भारत बंद अभियान में किसान तो हर जगह शांत रहे, लेकिन राजनीतिक दल हंगामा करते रहे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ट्रेन पर चढ़े और पटरी पर लेटे ये लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब लाल टोपी वाले इन राजनीतिक प्रदर्शनकारियों से कोई पूछे कि ट्रेन रोकना और पटरी जाम करना ये समाजवाद है या समाजघात है? देश की ट्रेन रोकने वाले लोग आखिर नेता कैसे हो सकते हैं और क्यों होने चाहिए? यह दिल्ली हरियाणा की सीमा पर सिंघू बॉर्डर है। यह जगह बीते 13 दिनों से किसान आंदोलन का हेडक्वार्टर है। सबसे ज्यादा किसान यहीं मौजूद हैं। भारत बंद का आह्वान भी किसानों ने सिंघू बॉर्डर से किया था, लेकिन इन किसानों ने भारत बंद के दौरान भी संयम बरता, शांति बनाए रखी, राजनीतिक दलों की तरह उत्पात नहीं मचाया, झड़प नहीं की, जैसा राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिखा, जहां कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। गुजरात के कई शहरों में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी किसानों के समर्थन में सड़कों पर नारेबाजी की। ये भारत बंद नहीं है, बंद है अगर तो विपक्ष की वो मंशा बंद है जो भारत को प्रगति से रोकती है। भारत बंद नहीं है, बंद है तो विपक्ष का भ्रष्टाचार बंद है, विपक्ष की कुनीतियां बंद है। जहां तक बात किसानों से वार्ता की है, बार बार भारत सरकार के प्रतिनिधि, चाहे वो अधिकारी हों चाहे वो मंत्री हों, उन्होंने हर विषय पर वार्ता की है कि बहुसंख्यक किसान ये निश्चित रूप से ये इन कानूनों के पक्ष में है। और दूसरी बात, जो विपक्षी दल आज इनके 3 कानून वापस लेने की मांग करते हैं, ये तो पाखंड है। ये गुंडागर्दी करने का मौका मिला। किसान संघ के कंधे पर बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक सियासत कर रही है विपक्ष की पार्टियां। सारे पोल खुल गए। भारत बंद के दौरान विपक्ष के वो सभी दल जो किसानों के समर्थन के बहाने सड़क पर उतरे, सबकी कोशिश यही रही कि किसानों के बुलाए भारत बंद को हाईजैक कर ले। लेकिन किसानों की शांति और संयम के सामने विपक्ष अपनी कोशिश में सफल नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, अब देशहित में आपको जानना चाहिए कि किसानों के आंदोलन में छिपकर विरोध का ड्रामा करने वाले ऐसे लोगों को इच्छाधारी आंदोलनकारी क्यों कहा जा रहा है। दरअसल ये लोग आंदोलन की आड़ में हिंसक प्रदर्शन करते हैं। ये देश की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये किसान नहीं हो सकते हैं जो देश की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। ये लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करते हैं। आप समझ रहे हैं? ये लोग शाहीन बाग मॉडल का समर्थन करते हैं।
ये अराजकता फैलाने को लोकतांत्रिक हक बताते हैं। ये हैं इच्छाधारी आंदोलनकारी, इन्हें पहचानिए। आज किसानों के आंदोलन के नाम पर देश में जो प्रदर्शन हुए, जिस ढंग से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, वो किसी तरह से देशहित में नहीं है। देशहित दृष्टिकोण जी न्यूज क्या मानता है? देखिए, देश को बंद की राजनीति से ना अब आगे बढ़ना चाहिए। बंद से किसानों का तो कम से कम फायदा नहीं होगा, लेकिन किसानों के नाम पर बंद बुलाया जा रहा है। आप सोचिए ना, बंद से किसानों को फायदा हुआ क्या? देश को बंद करने से देश को ही नुकसान। अब देश के नुकसान में किसान क्या अपना फायदा देख रहे हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता है। देश को जबरन बंद कराना नकारात्मक विरोध है। और देखिए तस्वीरें फिर से इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। हिंसा, आगजनी, चक्का जाम, रास्ते रोकना, लोगों को परेशान करना, ट्रेनें रोकना, तोड़फोड़ करना, ये किसान तो नहीं है ना। ये किसान तो नहीं है। इन्हें ना किसानों से मतलब, ना एपीएमसी एक्ट से मतलब, ना मंडियों से मतलब, ना किसानों की मांग से मतलब। काला कानून। अच्छा, वैसे पिछले 13 दिनों से एक शब्द आप लगातार सुन रहे होंगे, एक शब्द बार बार आपकी जुबान पर आ रहा होगा या हर जगह आप सुन रहे होंगे, एमएसपी। एमएसपी, अब ये एमएसपी है क्या? एमएसपी की पूरी कहानी क्या है? क्यों सरकार और किसानों में एमएसपी को लेकर, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर तकरार हुई है? क्यों सरकार एमएसपी का जिक्र कृषि कानून में करने से बच रही है? आप एमएसपी पर देशहित की रिपोर्ट देखिए, आप समझ जाएंगे कि एमएसपी पर सरकार, किसानों और विपक्ष का पूरा ये कैलकुलेशन क्या है। एमएसपी, ये पूरा मामला क्या है, समझिए। जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाए। किसान को उचित दाम मिलेगा, ये संकल्प हमारा है। किसानों की भलाई के लिए केंद्र सरकार के संकल्प के बाद भी ये प्रदर्शन क्यों है? एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर सरकार के भरोसे पर भी किसानों को भरोसा क्यों नहीं? एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है। तो फिर किसान आंदोलन के 13 दिन बाद भी एमएसपी को लेकर किसानों को शंका और डर क्यों है? आखिर एमएसपी पर किसानों की मांग क्या है? एमएसपी पर किसानों और सरकार के तकरार की वजह क्या है? तो देश हित में सबसे पहले समझिए एमएसपी क्या है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसानों के लिए एमएसपी जरूरी क्यों है? किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत के लिए एमएसपी जरूरी है। एमएसपी कौन निर्धारित करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार एमएसपी निर्धारित करती है। किसान कृषि बिल में एमएसपी पर विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कृषि बिल में एमएसपी कानून को लेकर कोई जिक्र नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और कृषि मंत्री से लेकर पूरी मोदी कैबिनेट भरोसा दिला रही है कि एमएसपी की व्यवस्था जैसी थी वैसी ही रहेगी। किसान चाहते हैं कि कृषि कानून में एमएसपी का जिक्र हो, लेकिन सरकार कहती है कि पहले के कानून में भी एमएसपी का जिक्र नहीं था, इसीलिए नए कानून में भी इसे शामिल नहीं किया गया है। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। तो अब देश में सबसे बड़ा सवाल है कि एमएसपी को अनिवार्य कानून बनाने में केंद्र सरकार को परेशानी क्या है? क्यों केंद्र सरकार एमएसपी को लेकर किसानों की बात नहीं मान रही है? और एमएसपी को अनिवार्य कानून बनाने पर देश में क्या चुनौतियां खड़ी होंगी? तो देश हित में समझिए एमएसपी पर किसानों और सरकार में लड़ाई की वजह। मान लीजिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2000 रुपए प्रति क्विंटल, लेकिन बाजार मूल्य 1200 रुपए। किसान चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य का ये अंतर खत्म हो जाए, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्वालिटी है।
सोचिए कैसे अच्छे धान, साधारण धान और खराब धान के लिए एक ही समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय हो सकता है। एमएसपी पर सरकार की इस समस्या को किसान भी समझते हैं। हमारी राय इतनी है कि देखिए, ये जो आंदोलन है अभी पूरे देश के किसानों के हाथ में है, तो पब्लिक सेंटिमेंट्स जो है, पब्लिक सेंटिमेंट्स को अगर ध्यान में रखते हुए ये तीनों कानून जिनके लिए बनाए हैं उनको अगर ये कानून नहीं चाहिए तो ये कानून रद्द किए जाए। दूसरी बात है कि एमएसपी गारंटी कानून सरकार रेडी है हमें लिखकर देने के लिए कि एमएसपी का जो है इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून जिसके 5 मुद्दों के ऊपर हमने इनिशियल ड्राफ्ट सरकार को दिया है। लेकिन सिर्फ क्वालिटी एमएसपी की इकलौती समस्या नहीं है। दूसरी बड़ी समस्या है फसलों के उत्पादन की स्थिति। देश में जिस फसल का उत्पादन काफी ज्यादा हो जाएगा, बाजार में उसकी कीमत गिर जाएगी, तो कंपनियां एमएसपी कानून के डर से फसल खरीदेंगी ही नहीं। ऐसे में किसान फसल नहीं बेच पाएगा और नुकसान किसान का ही होगा। तीसरी समस्या है कि जब फसलों की लागत हर राज्य में अलग अलग है, तो देश में एक फसल की एक एमएसपी कैसे तय हो सकती। चौथी बड़ी समस्या फसल की गुणवत्ता है। पांचवी बड़ी समस्या है एमएसपी पर कानून बनाने से सरकार का होने वाला खर्च। 23 फसलों पर अनिवार्य एमएसपी कानून बनाने से सरकार को 17 लाख करोड़ ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। छठी बड़ी समस्या है कि एमएसपी पर कानून बना तो 23 फसलों के अलावा अन्य फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लाने की मांग उठेगी। अगर खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 कदम उठाने पड़ेंगे। नंबर 1, किसान का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए अनेकों प्रयास प्रधानमंत्री जी ने किए, चाहे सिंचाई की योजना की बात हो, चाहे अच्छे बीज का इंतजाम हो, चाहे नीम कोटेड यूरिया हो, या जो फसल की पद्धतियां उनमें बदलाव का मामला हो। किसान को उत्पादन में लागत कम लगे इसकी कोशिश करनी पड़ेगी। सॉइल हेल्थ कार्ड जैसे कई प्रयोग उन्होंने किए हैं। किसान को वाजिब दाम देना पड़ेगा, इसलिए कानून लाए गए हैं और मंडियां भी चालू रहेंगी, एमएसपी भी चालू रहेगा। कृषि कानून में फसलों की एमएसपी तय करने से अंदेशा ये भी है कि इससे देश में खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं और इसका सीधा नुकसान देश की 85% गरीब जनता पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। समझे, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब कम से कम इतना तो उपज का मिलना चाहिए, कम से कम इतना भुगतान तो हो किसानों को, उसे एमएसपी कहा जाता है। लेकिन ये फसलों की कीमत एमएसपी तय कैसे होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको बता दें। देखिए, सबसे पहले तो इसमें लागत होती है। जो फसल की कृषि लागत होगी, पहले तो लागत होगी, इसके अलावा उसमें फसल के लिए जो श्रम, उसको जोड़ा जाएगा। फिर डिमांड और सप्लाई, मांग और आपूर्ति की स्थिति देखी जाएगी। आप समझिए एमएसपी तय कैसे होती है, फसलों की कीमत। फिर मंडी मूल्य, बाजार मूल्य, मतलब मार्केट प्राइस क्या है, मंडी में क्या रेट चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या स्थिति है, उन सबको जोड़कर जो निकलता है वो होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। मतलब कैसे भी हालात हो, आपदा वाले हालात हो, मार्केट में डिमांड ज्यादा हो कम हो, कोई फर्क नहीं, कम से कम कितना मिले किसानों को उनकी उपज का, उसे कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। केंद्र की कमाई से ज्यादा एमएसपी पर खर्च, मतलब केंद्र की जो सालाना कमाई है वो 16.5 लाख करोड़ है। आप समझिए, केंद्र की सालाना कमाई 16.5 लाख करोड़। एमएसपी कानून बना तो 17 लाख करोड़ ज्यादा खर्च होंगे। आप समझ रहे हैं, 17 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ राजस्व पर, सरकारी राजस्व पर 17 लाख करोड़। अगर एमएसपी कानून बन गया कि अगर 23 फसलों में एमएसपी मंडियों के बाहर भी अगर मैंडेटरी कर दिया गया तो आर्थिक बोझ होगा सरकार पर, यानी कि केंद्र की सालाना कमाई से ज्यादा एमएसपी पर खर्च होगा। एमएसपी कानून से अर्थव्यवस्था को बड़ी चुनौती का खतरा है। देश में कृषि उत्पादों का आयात बढ़ने की आशंका है, यह डर है एमएसपी पर। यह संभवतः हिचकिचाहट सरकार की, जिस वजह से एमएसपी का मेंशन नहीं किया जा रहा है। अब देखिए, एक और बार बार आप शब्द सुन रहे हैं, एपीएमसी एक्ट को खुद रद्द करना चाह रही थी सरकार, कांग्रेस की सरकार एपीएमसी एक्ट को रिपील करना चाह रही थे, ये सब मैनिफेस्टो में था। अब एपीएमसी है क्या वो भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन ये देखिए सीधी तस्वीरें जो आ रही हैं, ये मशाल मार्च सिंगू बॉर्डर से आ रहा है, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मशाल मार्च जो है सिंगू बॉर्डर पर, क्योंकि कल का दिन सबसे अहम है। कल 11 बजे किसानों और सरकार के बीच बातचीत होनी है,
13 दिन हो चुके हैं, 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। 13 दिन 5 दौर की बातचीत, अभी भी हल नहीं। और अब ये किसान जो है वो मशाल मार्च निकाल रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर। ये सीधी तस्वीरें, किसानों के हाथ में मशाल है। ये मशाल मार्च किसानों का, मशाल जुलूस किसानों का। सिंघू बॉर्डर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 13 दिन हो चुके हैं, कल का दिन बेहद अहम, मतलब कल 9 दिसंबर है। 9 को यस या नो क्या होगा, किसानों को क्या जवाब देगी सरकार? क्योंकि 5वें दौर की बातचीत जब हुई थी तब पूछा गया था हाँ या ना करो सरकार। कल किसान और सरकार के बीच 6ठे दौर की वार्ता होनी है और किसान चाहते हैं कृषि कानून रद्द हो, इससे कम में कुछ भी नहीं। सरकार से यस और नो में जवाब मांगा गया था कि आप रद्द करेंगे हाँ या ना। तो क्या सरकार किसानों को यस या नो में कल जवाब देगी? यस नो का क्या मतलब? यस नो का ये था कि 3 कानून वापस लेते हो या नहीं लेते हो। इसमें जवाब में बस या तो यस कह दो वापस लेंगे या नो कह दो। यस या नो। 5 दिसंबर को केंद्र सरकार के साथ 5वीं दौर की वार्ता के दौरान किसानों ने सिर्फ यही पूछा था। सरकार कोई एक विकल्प चुनने को तैयार नहीं हुई। नतीजा 5 घंटे की बैठक बेनतीजा रही। अगर किसान और सरकार के बीच उस संवाद में कुछ निकला तो वो बातचीत की अगली तारीख थी 9 दिसंबर। उस दौरान किसान नेताओं ने यह भी कहा कि 9 दिसंबर की बैठक में किसान और नेताओं के बीच फाइनल फैसला होगा। तो क्या माना जाए, कल की बातचीत से तारीख नहीं समाधान निकलेगा। राकेश टिकैत जी, अमित शाह जी ने कितने बजे बुलाया है? अभी 7 बजे की मीटिंग है। क्या मैसेज आया, कैसे बातचीत? तो यही है ना, मुद्दे यही है, मुद्दे यही है। क्या लगता है कि आखिरकार आप गृह मंत्री बुला रहे हैं किसानों को बैठक के लिए, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो ठीक ही लगती है, शुभ संकेत लगते हैं। क्या कोई अब समाधान निकलेगा जो विवाद इतने लंबे समय निकलना चाहिए? कितने लोग जा रहे हैं अमित शाह से मिलने? कई लोग जाएंगे, कई लोग जाएंगे। ये किसान नेता राकेश टिकैत हैं। राकेश टिकैत उन 13 किसान नेताओं में शामिल हैं जिन्हें गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक से 16 घंटे पहले बुलाया। गृह मंत्री से मुलाकात करने वाले 13 किसान नेता 5 अलग अलग राज्यों और 8 उन किसान संगठनों से जुड़े हैं जिन्होंने कृषि कानून के विरोध में सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत की थी। यह अनौपचारिक बातचीत है, लेकिन समाधान के नजरिए से देखें तो कल की बैठक से ये बड़ी मुलाकात है। कल होने वाली वार्ता निर्णायक साबित हो, इसके लिए सरकार के सभी मंत्री जमीन से टीवी स्क्रीन तक मुस्तैदी के साथ जुटे हैं। ये जो हताश और निराश आत्माएं हैं, ये हमेशा अगर आप देखें इन 6 सालों में कर क्या रहे थे, हर चीज पे, हर देश के हित में, देश के कमजोर तबकों के हित में, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में जो भी निर्णय किए गए उस पे क्या किया, इन्होंने सवाल खड़े कर दिए। सरकार के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन किसान अब भी यस और नो पर ही अड़े हैं। सिंघू बॉर्डर पर आज की बैठक में भी किसानों ने यही तय किया कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे। ईगो नहीं छोड़ रहे हैं, उनको अपनी ईगो छोड़नी चाहिए। जो भी कानून है उन्होंने बनाया है बहुत गलत बनाया है, उनको वापस लेना चाहिए। किसानों के आंदोलन का कल 14वां दिन होगा और संकेत साफ है, अगर कल भी समाधान नहीं निकला तो ये आंदोलन अभी खत्म होने वाला नहीं है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.